टॉक के लिए स्वागत करता हूँ और सर आपको भी स्वागत करता हूँ। आगे का विषय हम सर से सुनेंगे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि गोपाल कृष्ण अग्रवाल सर से विषय रखने के लिए आग्रह करूँ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित ये इसका एबीपी के अध्यक्ष मयंक जी, संगठन महामंत्री नवीन जी और आपका संचालन प्रवीण जी और राजेश्वर जी, जिन्होंने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया। और यहाँ पे विद्यार्थी, ये जो यहाँ के विद्यार्थी है जेएनयू के, तो हिंदी में बोलूँ ठीक है या इंग्लिश? हाँ, ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी। हाँ, तो कुछ अगर होगा तो बीच में कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश के भी यूज़ करूँगा। बट जब हम, जैसा मयंक जी ने बताया कि हम सांस्कृतिक अर्थतंत्र, कल्चरल इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा के लिए बैठे, और इसमें काफ़ी वर्षों से हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके ध्यान में आई होंगी। कुंभ में यहाँ पे कितने लोग गए? 2019 में गए थे कुंभ में, 24 में तो काफ़ी गए, 66 करोड़ लोगों ने कुंभ को अटेंड किया, जो 19 में भी गए। तो 2019 में जब मैं कुंभ में जाता था काफ़ी बार, हर साल जनरली प्रयाग के इलाहाबाद के कुंभ में तो हम जाते थे हर साल। 12 साल के बाद आता है, 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है। 19 में जब गए तो हमने उसकी व्यवस्था को देख के एकदम हमने देखा कि किस तरह से एक बदलाव उस पूरी व्यवस्था में कुंभ ने किया। और उसके बाद एक CII का रिपोर्ट भी आई थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस कुंभ में 4,200 करोड़ रुपए का खर्चा किया, बजट था। लेकिन CII की रिपोर्ट आई थी कि उस कुंभ ने, 1 महीने के कुंभ ने, जो केवल डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट किया, वो 2,12,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट प्रोपेल किया। तो उस समय मुझे ये विषय पहली बार हमने वहाँ पे ये रखा, और उसके बाद इसको आगे तब से 2019 से धीरे धीरे बात किया, 24 के बाद काफ़ी तेज़ी से काम किया। मैं इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे मयंक जी ने भी कहा, आपने बताया कि प्रवीण जी ने, कि इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एवरीथिंग ग्लोबल। में आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज ऑल्सो फ्रॉम द पार्टी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, और PSUs वगैरह में मैंने काम किया है। आर्थिक विषय भी मैं देखता हूँ। तो वैश्विक स्तर पे ऑल डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जियोपॉलिटिक्स आप देख लो, द इकोनॉमिक हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिसीजंस। तो अगर हम देखते हैं, इतिहास रूप से भी देखते हैं भारत का, तो एक समय था, हजारों साल का हमारा जो इतिहास है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 28% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और 25% ऑफ द GDP। और उस समय हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ थी, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सब में वी वर ग्लोबल लीडर्स। हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 1947 एक कालखंड आया, लगभग 1000 वर्ष का, जब हम गुलाम हो गए और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। और 1947 में यह स्थिति आ गई कि हम वैश्विक स्तर पे लगभग 2% ही GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और गरीबी, भुखमरी, एजुकेशन के लेवल पे बुरा हाल हो गया हमारे समय में। और उसके बाद 1947, आज लगभग 78 साल हमारी स्वतंत्रता को हो गए। तो हमें, अगर हमें विश्व ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशंस पे हम जाना चाहते हैं, हम विकसित भारत की भी बात करते हैं, हम विश्व गुरु की भी बात करते हैं, ग्लोबल लीडरशिप पे अगर भारत को स्थान अटेन करना है तो उसको आर्थिक महाशक्ति बनना पड़ेगा। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नहीं हुई, हमें इकोनॉमिक लीडरशिप नहीं हुई, तो हमें कोई लीडरशिप ग्लोबल नहीं देगा और हम विकसित भारत भी नहीं बन पाएंगे।
इकोनॉमी का बहुत महत्व है। अब जब हम इकोनॉमी का महत्व देखते हैं तो इकोनॉमी के कुछ कैटलिस्ट चाहिए, प्रोपेलिंग एरियाज चाहिए जो कि अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपने पीछे अभी आप लोग देखते होंगे कि एक समय था कि आईटी सेक्टर ने बहुत हमारे देश में काफ़ी प्रगति की और ग्लोबल लेवल पे आज वैश्विक स्तर पे जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या जितनी भी आईटी सेक्टर्स की कंपनीज हैं उनमें भारत ने एक महत्वपूर्ण स्थान, भारतीयों का, उन चाहे IBM में देख लें या जिसमें भी देख लें, गूगल में, इन सब में टॉप पोजीशंस पे ग्लोबल CEOs भारतीय हैं। और आईटी ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी गति प्रदान की है, फार्मास्यूटिकल ने की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने की। तो हमें एक कैटलिस्ट चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था को और यहाँ से गति प्रदान कर दे। और अगर हमने देखा कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व थी और कृषि के बाद हमने सीधे सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जंप कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ का जो एरिया था, MSME सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो गैप आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने 2014 में कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा, जब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट करेगी तो सर्विसेज में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। GDP ग्रोथ रेट तो वो कर देगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं क्रिएट करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो मिसिंग लिंक एक तरीके से हमारे सामने आता है। तो एक ये बात है कि मिसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें महत्वपूर्ण तरीके से ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाना है। दूसरी बात ये थी कि हमें आर्थिक रूप से कैटलिस्ट के रूप में कोई एरिया चाहिए जिसमें कि हमारा कंटेंट अल्टीमेटली, अगर भारत में को आगे विश्व स्तर पे आगे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो ऐसी कोई चीज़, एरिया आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे हमारा कल्चरली बहुत पोटेंशियल है, ये जो जिसमें हमारे यहाँ अच्छी प्रगति के लिए स्कोप है, ऐसा एरिया। तो कल्चर हमने एक तरीके से, हमें लगता है वो भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरा बात मैं इसलिए भी इस विषय को यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, सब जगह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी करते हैं, कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है। हम सब लोग कैरियर ओरिएंटेशन अपनी चाहते हैं, आने वाले समय में हमारे लिए आर्थिक रूप से एक अच्छी स्थिति भी मिले, अपने व्यक्तिगत रूप से आर्थिक धनोपार्जन की भी व्यवस्था हो, परिवार के लिए भी हो और हम देश की इकोनॉमी, देश के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हमें उस एरिया में अपने कैरियर को ओरिएंट करना चाहिए जहाँ पे सरकार का फोकस है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सरकार की पॉलिसीज़ बन रही हैं जो कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रूप में कई चीज़ें आ रही है। तो सरकार का फोकस कल्चरल इकोनॉमी में, सांस्कृतिक धरोहर को का इकोनॉमिक कनेक्ट इस्टेब्लिश करके अर्थव्यवस्था के लिए कैटलिस्ट के रूप में, ग्रोथ के रूप में प्रोपेल करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। और हम अपने कैरियर को, अपनी एक्टिविटीज़ को हम अगर उस क्षेत्र में ओरिएंट करेंगे तो हम अपने लिए भी फ़ायदा करेंगे, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक और बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कल्चरल इकोनॉमी पे हम बात करते हैं, सांस्कृतिक धरोहर हम अच्छा है, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी देश की, जिसमें आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सब की जब बात करते हैं तो हमारे देश की जो ये धरोहर है, ये एक जीवंत यानी लिविंग सिविलाइजेशन है। रोम और ग्रीक तो म्यूजियम में रखे हुए हैं उनके यहाँ पे, हमारे यहाँ तो डे टू डे एक्टिविटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो हैंडीक्राफ्ट्स को देख लें, प्रोडक्ट्स कई तरह के, चंदेरी है, इस तरह की कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और इस तरह से काम हो रहा है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम हो रहे हैं। तो यह एक लाइफ साइकिल का, एक लिविंग, हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बनता है। तो यह हमारे यहाँ एक जीवन सिविलाइजेशन है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। म्यूज़ियम में रखने लायक नहीं है, प्रिजर्वेशन करने के लिए सरकार कोई बहुत उसको वो पैट्रोनाइज करे, ऐसी भी चीज़ उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसको इकोनॉमिक कनेक्ट देना है।
इन एक्टिविटीज़ का इकोनॉमिक कनेक्ट हम स्टैब्लिश कर दें। अभी आपने मयंक जी ने बताया कि ये जो कोल्हापुरी चप्पल है हमारे यहाँ पे 800-900 रुपए में इजीली अवेलेबल है, और आप सबने सुना होगा कि प्रादा जो है वो 84,000 में वो बेच रहा था। और तो जब सरकार ने भी इनिशिएटिव लिए वो सब किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या कारण है, क्योंकि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स है, इस तरह का इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक मार्केट एक्सेस नहीं है। प्रादा के पास क्या है, उसके पास ग्लोबल लेवल पे एक ओपनिंग के उसका सेल करने के जो आउटलेट्स हैं, इसके कारण वो अप्रोच कर सकते हैं। तो जब सरकार ने ONDC, जेम ऐसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए कि एक रिमोट एरिया में कोई रहता है, वो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लेवल पे ई कॉमर्स के माध्यम से वो बेच सकता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपने ये जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं इनका आर्थिक रूप से कनेक्ट स्टैब्लिश करना, उनको मार्केट एक्सेस अगर मिल जाए। मैं अभी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, नोएडा में, और योगी जी ने काफ़ी एक वहाँ पे एग्जीबिशन की थी एक्सपो पे, कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो आर्टिसंस को बुला के वहीं पे उन्होंने बैठ के उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप लोग शोकेस करेंगे, और उसको एक एक्सपो किया। तो मुझे भेजा था कि आप चले जाओ वहाँ पे एज ए गेस्ट। तो वहाँ गए तो एक शॉप में एक काउंटर पे हम गए, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बना रहा था लकड़ी के अच्छे खिलौने, बड़े सुंदर सुंदर बनाए थे। मैंने कहा बड़े अच्छे सुंदर आपने खिलौने बनाए हैं और ये चीज़ें। तो वो बोलने लगा कि हाँ, ये ऐसा हमें यहाँ पे मौका मिला अपनी चीज़ों को बेचने के। लेकिन बोला, उसने एक समस्या मुझे बताई कि ये प्रोडक्ट में टाइम लगता है बनाने में, हैंडीक्राफ्ट से हाथ से काम करना है, ये प्रोडक्ट लगते हैं बड़े सुंदर भी हैं, लेकिन इसकी मार्केट एक्सेस या मार्केट वैल्यूएशन पूरी प्रॉपर नहीं है। तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में इसको प्रिजर्व करके आगे बढ़ा के इसको एज ए कैरियर लेना मेरे आगे वाले जनरेशन्स के लिए मुश्किल है। क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि हम ऑटो चला लें, लेकिन इस काम में नहीं आएंगे क्योंकि इसकी वैल्यूएशन नहीं है, मोनेटाइजेशन नहीं है, फाइनेंशियल कनेक्ट इस्टेब्लिश नहीं है, और उसका मार्केट एक्सेस नहीं है। तो जब हमारे सांस्कृतिक धरोहर इतनी बड़ी है, ग्लोबल लेवल पे हमारे जो इतनी बड़ी, जो हम इतने सारे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का अगर हम इकोनॉमिक कनेक्ट इस्टेब्लिश कर देंगे, इनकी मोनेटाइजेशन कर देंगे, वैल्यूएशन कर देंगे, इनके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके इनको कनेक्ट कर देंगे, मार्केट एक्सेस कर देंगे, तो जब सरकार इन चीज़ों के इनिशिएटिव ले रही है, चाहे GI टैगिंग की आपने बात की है, आज के समय में केवल 600 प्रोडक्ट की GI टैगिंग हमारे देश में है। हम लोगों ने टारगेट लिया कि आने वाले 2-3 साल में 10,000 प्रोडक्ट की हम GI टैगिंग कर देंगे। जब अब केवल वाराणसी में ही आज 35 प्रोडक्ट है, साड़ी में, वाराणसी में सिल्क साड़ी का काम था, 35 प्रोडक्ट की GI टैगिंग हो गई है। तो इनकी वैल्यूएशन होगी, और इन सब एरियाज में, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, हमने देखा कि इनकी जो फाइनेंशियल वैल्यूएशंस है, उन चीज़ों के लिए भी काम करने के लिए स्कोप्स है, इनके बहुत सारे स्कोप हमारे कैरियर में बनते हैं। तो इमेंस पोटेंशियल मेरे हिसाब से लगती है। उस इमेंस पोटेंशियल के ऊपर सरकार बहुत तरीके से इनिशिएटिव भी ले रही है। उनके अंदर हम लोगों को स्टूडेंट्स के रूप में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने का चांस भी है। उन चीज़ों को देखते हुए हम इस सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक जो कनेक्ट इस्टेब्लिश कर देंगे, तो इसकी वैल्यूएशन और इसके लेवल पे हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करने के लिए एक अच्छा कैटलिस्ट अपने देश के लिए डेवलप कर देंगे। और इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अयोध्या की बात आप लोगों ने की, अयोध्या को सब जानते हैं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्मृति जी गई थी, तो बता रहे थे स्मृति ईरानी जी कि जब वहाँ पे ऐसे प्रेस से मीट हुई इनफॉर्मल रूप से, तो वो लोग ये कह रहे थे कि हम ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बातें होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए ग्लोबल लेवल पे लोग ढूंढते हैं कि एवेन्यूज़ क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा था कि हम अयोध्या में कैसे इन्वेस्ट करें, अयोध्या में हम कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यह एक तरीके से
मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यह एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम आज के समय में इंटरनेट के रूप में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप सब लोग आप आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो दो एरियाज हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो ट्रेडिशनल एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया है जैसे आपको मैंने बताया कि कुंभ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब तरीके से की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, टूरिज़्म है, उसके साथ अयोध्या के अंतर्गत जिस तरह से काम हो रहा है, वाराणसी के लिए फुटफॉल आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। टूरिज़्म के बारे में तो कितना तेज़ी से इसका पोटेंशियल है वो आगे बढ़ रहा है। हम सरकार राम सर्किट, बुद्ध सेक्टर सर्किट, कृष्ण सेक्टर, टूरिज़्म के माध्यम से इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तो है ट्रेडिशनल सेक्टर्स जिसमें फेस्टिवल्स हैं, जो उसमें टूरिज़्म है, उसमें इस तरह के रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, इन सब के लिए सारी चीज़ें। एक और एरिया है वो है जो एमर्जिंग एरियाज है, वो स्पिरिचुअल टेक है। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर स्कूल यहाँ पे हम देते हैं, तो स्पिरिचुअल टेक के एरिया में भी बहुत सारे डेवलपमेंट आने वाले समय में हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि मैं कुछ एग्जांपल दूं कि स्पिरिचुअल टेक के रूप में आज भारत में जो स्पिरिचुअलिटी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आवर एक्टिविटीज़, चाहे पूजा की बात हो, हमारे एस्ट्रोलॉजी की आउटरीच हो, जो हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, सारे मेडिटेशन ग्लोबल लेवल पे, योग क्लासेस वगैरह, इनका रीच इजी एक्सेस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत तरीके से नए इनिशिएटिव आ रहे हैं। ट्रेडिशनल एरियाज़ के अलावा स्पिरिचुअल टेक इज़ अनदर एमर्जिंग एरियाज जिसमें खूब इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। केवल स्पिरिचुअल टेक में ही 900 प्लस स्टार्टअप इस वक्त देश में चल रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन जो है 58 से 60 बिलियन रुपीस की वैल्यूएशन उनकी है। एंड जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो महत्वपूर्ण है किसी भी एरियाज में नए नए एक्टिविटीज़ को, वह 10 से 14% की एनुअल ग्रोथ रेट है। सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखेंगे, एस्ट्रोटॉक के बारे में आपने जाना होगा, एस्ट्रोलॉजी के लिए वो आउटरीच करके प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1214 करोड़ का था और वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। वाम है, वामा है, मेडिटेशन ब्लूम है, चैट बॉक्स फॉर क्वेरीज है, वर्चुअल कथाज है। तो ट्रेडिशनल एरियाज के अलावा ये जो स्पिरिचुअल टेक के माध्यम से भी बहुत अभी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। जो ट्रेडिशनल एरियाज में भी अगर आप देखें, अयोध्या के अकेले एग्जाम्पल को देखें तो उन्होंने भी इकोनॉमी को काफ़ी तेज़ी से प्रोपेल किया। एक IIM की रिपोर्ट आई थी पीछे अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर, उनकी रिपोर्ट भी मैं थोड़ा सा समरी में आपके बता दूं। जो टूरिस्ट फुटफॉल था अयोध्या में, वो बिफोर राम मंदिर बना 2022 में, उसके पहले 1.7 लाख लोग आते थे, वो 2024 में 11 करोड़ लोग वहाँ पे आए। और जो वेंडर्स थे उनकी एनुअल पर डे की इनकम 500 से बजाय बढ़ के 2500 रुपये पर डे की हो गई। प्रॉपर्टी वैल्यू लगभग 40% अयोध्या में बढ़ गई। जो टूरिस्ट से अकेले टूरिज्म से जो एनुअल इनकम है वो 10,000 करोड़ की अयोध्या की बढ़ गई है। सेक्टर्स, रेस्टोरेंट बढ़ गए, ई रिक्शा बढ़ गए। ई रिक्शा जो 500 थे वो 17,000 ई रिक्शा वहाँ चल रहे। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट उन्होंने किया। होम स्टे 0 थे, आज लगभग 1200 होम स्टे हैं। ज्वेलरी शॉप है, क्लॉथ की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, स्वीट शॉप है। इन सब से बढ़ के आज अयोध्या ने 1 लाख नए जो है अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। तो यह चीज़ें ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल, नए अपकमिंग टेक्नोलॉजी के हैं। और एक और बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करते हैं, भारत ज्योग्राफिकली बहुत फैला हुआ देश है,
रिमोट रूरल पॉपुलेशन भी बहुत है, कई रिमोट एरियाज़ में ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत है, बहुत सारा हमारी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक मॉडल होता है कि आप जीडीपी बढ़ा दीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जीडीपी बढ़ गई, उसके बाद सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को आप करिए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के माध्यम से आप अर्थव्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में ले जाओगे। बट ये ग्लोबली बहुत सक्सेसफुल नहीं अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इसने एक भारत की एक समस्या क्रिएट की है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है, और जो गरीब तबका है और रूरल तबका है वो केवल जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, सरकार की सेवा के कार्यों के माध्यम से ही अपनी आर्थिक रूप से थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट की वो उनकी अप्रोच रहती है। तो उसके बजाय बॉटम अप अप्रोच के ऊपर हमें काम करना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत एक्टिविटीज़ को हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्रिएट करेंगे तो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट रिवाइवल होगी, इस सब चीज़ों का बहुत तरीके से फ़ायदा होगा। तो बॉटम अप अप्रोच इसमें है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। भारत का कल्चरल कंटेंट जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसको हम म्यूज़ियम में रखने के कारण केवल प्रिजर्वेशन की तरह से सरकार के पैट्रोनेज और लोगों के पैट्रोनेज के ऊपर ही ना डिपेंड करके, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करके उनको आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करेंगे। और उस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मोनेटाइजेशन, वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, डेटा कलेक्शन, उनका मार्केट एक्सेस, इस सब एक्टिविटीज़ में हम आगे जाएंगे। और आने वाले समय में इसका फ्यूचरिस्टिक लेवल पे एक और महत्वपूर्ण बात एक आप लोग देख के आगे कर सकते हैं, वो है ऑटोमेशन पैराडॉक्स। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आज के समय में चर्चा में आ रहा है कि जब एआई का पूरी तरह से बहुत प्रचलन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत प्रचलन हो रहा है, तो एआई से कोई भी, आप यहाँ कुर्सी बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट टेबल बना रहे हैं, कोई माइक बना रहे हैं, तो एआई तुरंत उसको, उसका प्रोटोटाइप, उसको प्रोडक्ट को डेवलप कर देगा और टेक्नोलॉजी उसी प्रोडक्ट को हजारों की संख्या में तुरंत उसको प्रोडक्ट कर देगा, उस प्रोडक्ट को डेवलप कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग कर देगा। तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो एक उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस है, उसकी जो यूनिकनेस है किसी प्रोडक्ट की, जो हमारे आर्ट, म्यूजिक, डांस और इसमें आर्किटेक्ट, इन चीज़ों में रहती है, वह एक तरीके से वह ख़त्म हो जाती है। और जो व्यक्ति की जीवन में जो नीरसता की स्थिति आ जाती है, और इसको वो कहते हैं ऑटोमेशन पैराडॉक्स। यूनिफॉर्म सब चीज़ें हो गई, तो आपकी जो डाइवर्सिटी है, यूनिकनेस है, जो हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी है। अब मैंने बताया आपको खिलौने के बन रहे हैं। अभी हम एक इनॉग्रेशन में गए थे एक हॉस्पिटल के गाजियाबाद में, तो उन्होंने, योगी जी महाराज ने, सीएम जो यूपी के, वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो उन्होंने एक शॉल उसको भेंट की, उस शॉल में पूरी रामायण की कथा उसमें बनी हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस शॉल को बनाने में 1 साल लग गया। तो ये प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को एक स्टोरी है जो उसमें उसकी नीरसता को, उसकी यूनिकनेस को और उसको ख़त्म करेगा। तो ये ग्लोबल लेवल पे बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको वो कह रहे हैं कि ऑटोमेशन पैराडॉक्स। ऑटोमेशन से आपके जीवन में नीरसता जो आती है उसको तोड़ने के लिए आपको जो डाइवर्सिटी है चीज़ों की, उस तरह की एक्टिविटीज़ को आगे लेके जाना है। तो यह भी एक तरीके का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे देश में उसका एक योगदान रहता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। और यह भी चीज़ों में ध्यान भी रखना चाहिए कि जब हम लोग अर्थव्यवस्था का, कई लोगों ने मुझे बताया एक चुनौती भी है हम सबके सामने, चुनौती ये चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती है कि जब हम रिलीजियस इकोनॉमी को, सांस्कृतिक धरोहर को, कल्चर को का हम कमोडिफिकेशन करेंगे या उसका कमर्शलाइजेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसका वैल्यू कहीं कम ना कर दें। तो जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं कि आज योग सब चल रहे हैं,
तो मैंने सुना कि कोई बियर योग भी कर रहे हैं बियर प्योर योग करो तो वो ये भी एक चुनौती है हमारे सामने। इस चीज को भी हमें, जो सोशल साइंस के लोग हैं उन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, इस चुनौती को भी हम लोग कैसे मीट आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं कई जगह देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पतंजलि योग सूत्र सबने सुना होगा। योग उसका यम नियम आसन, तीसरा है पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है फिजिकल हाइजीन, मेंटल एंड इंटरनल हाइजीन, उसके बाद आप आसन लेंगे, आसन के बाद प्राणायाम प्रत्याहार। अल्टीमेटली योर एम इज टू अटेन मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप है, उसमें से आप योग आसन को निकाल के योग को कर देंगे तो वह भी एक चुनौती हम सबके लिए है वैश्विक स्तर पे। इस चीज को भी हम ध्यान में रखते हैं कि कमर्शलाइजेशन तो हो, उसका कमोडिफिकेशन भी हो, उसका मोनेटाइजेशन, वैल्यूएशन, मार्केट एक्सेस सब हो, लेकिन उसका लार्जर पर्सपेक्टिव भी हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर में हम लोगों के जो ऋषियों ने एक उसकी एक प्रक्रिया बनाई थी, उन चीज़ों को भी हम सही ढंग से पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए नए इवॉल्विंग एरियाज़ आ रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक कनेक्ट के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कैटलिस्ट के रूप में भी ये काम करेगा। सरकार का ह्यूज पोटेंशियल है। अगर आप केवल इस बार का ही देखेंगे, इस बार टूरिज्म वगैरह को लेके ही अगर आप देखेंगे कि सरकार ने जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए या प्रसाद के रूप में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, जो कल्चरली जो एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार इनिशिएटिव ले रही है। टूरिस्ट गाइड के लिए सरकार इस बार बजट में बहुत प्रावधान किए हैं। हेरिटेज साइट्स को उनके लिए जो टूरिस्ट के जो वहाँ जाते हैं उनके कस्टमर एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहे, इस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोपेल करने के लिए भी इकोनॉमी को कर रहे हैं। तो सरकार का भी फोकस है, फंडिंग भी आ रहे हैं, बहुत सारे फंडिंग के भी और इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो ये इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मुझे लगता है कि आज आप लोगों से बात करके इस विषय को आपके सामने रखने का जो मुझे मौका दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरा ये 5वां विज़िट है JNU में, जैसे इन्होंने बताया पिछले साल मैं बजट के लिए आया था और इस बार के बजट में भी सनराइज सेक्टर के रूप में बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, अर्थव्यवस्था को प्रोपेल करने का भी काम किया है। आने वाले समय में वो एरियाज़ है जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्रिटिकल जो मिनरल्स के कॉरिडोर्स हैं, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने का काम किया है। जो MSME लीगेसी क्लस्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल हब्स को बनाने की बात करें, उन सब स्कीम्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। सेमीकंडक्टर्स है, मैं अभी पीछे सूरत में गया था तो वहाँ अकेले स्पेस टेक्नोलॉजी में, अब चंद्रयान या कोई हमने ऊपर स्पेस में लॉन्च किया अगर कोई, तो एक सैटेलाइट ही नहीं बनता, उसके लिए बैटरी हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, उसके अंदर कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी में अभी शांति बिल लेके आए, तो इमेंस अपॉर्चुनिटी है। अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना है, भारत को आर्थिक रूप से संपन्नता के रूप में इकोनॉमिक पावर बनाना है, तब ग्लोबल लेवल पे हम लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज हम इस चीज़ को, उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात के लिए हमारे सरकार में तो बहुत क्लैरिटी है और इस बात की भी क्लैरिटी है कि केवल गवर्नेंस चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता। पॉलिसी भी जब अपना काम कर देती है, गवर्नेंस के रूप में स्कीम्स बना दिए, पॉलिसीज बना दिए, जो उसको यूज़ करते हैं, जो उसको आगे ले जा सकते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उन लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उन लोगों को
उसके साथ अपनी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट नहीं करते तो वह उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ता। तो पॉलिसी एक लेवल पे कर सकती है काम, बट उसके बाद उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाने में सब लोगों का सामूहिक प्रयास होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो वह इसी बात के साथ अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो हम करेंगे। लेकिन आज की बात का सक्सेस तभी है जब आप लोग इस विषय को कल्चरल इकोनॉमी, सांस्कृतिक अर्थतंत्र, इसकी चुनौतियां और इसकी अपॉर्चुनिटीज दोनों को समझते हुए, भारत के लिए इसकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हुए इस चीज को आगे लेके भारत को आर्थिक रूप से संपन्नता के रूप में इकोनॉमिक पावर बनाना है, तब ग्लोबल लेवल पे हम लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज हम इस चीज को, उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात के लिए हमारे सरकार में तो बहुत क्लैरिटी है और इस बात की भी क्लैरिटी है कि केवल गवर्नेंस चीजों को अचीव नहीं कर सकता। पॉलिसी भी जब अपना काम कर देती है, गवर्नेंस के रूप में स्कीम्स बना दिए, पॉलिसीज बना दिए, जो उसको यूज करते हैं, जो उसको आगे ले जा सकते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उन लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उन लोगों को उसके साथ अपनी एक्टिविटीज को कनेक्ट नहीं करते, तो वह उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ता। तो पॉलिसी एक लेवल पे कर सकती है काम, बट उसके बाद उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाने में सब लोगों का सामूहिक प्रयास होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो वह इसी बात के साथ अगर आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो हम करेंगे। लेकिन आज की बात का सक्सेस तभी है जब आप लोग इस विषय को कल्चरल इकोनॉमी, सांस्कृतिक अर्थतंत्र, इसकी चुनौतियां और इसकी अपॉर्चुनिटीज दोनों को समझते हुए, भारत के लिए इसकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हुए इस चीज को आगे लेके जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या कोई बात भी कहना चाहते हैं इस पे अपने विषय में। My name is Asif Bhargav. I'm a student. So thank you, sir. थोड़ा जोर से बोलना, इसकी आवाज आ रही है। हाँ। Thank you, sir, for the very insightful brief on the very particular niche subject of the cultural economy. When we talk about cultural economy, there is unmissable aspect of it is MSMEs. They are sustained and sustained by the cultural economy. So by observing like past 2 years of the budget, the last year budget 2025-26 budget, it talked about 4 engines of the GDP growth, the national growth. It was recognized as the firstly was infrastructure, export, and talking about so and so, the fourth one was MSMEs. So rightly recognized, MSMEs are crucial for the employment generation. Employment generation is unmatchably high in comparison to our national organized sectors. In the same budget, we saw that the threshold, the limit for the MSMEs was hiked to the 500 crores of the limit. Talking about the cruciality of the access to the liquidity for MSMEs is very crucial, can decide its fate fundamentally. So we talk about the credit guarantee schemes, NCGT is there, and the flagship scheme like Mudra, recently launched Mudra 2.0, which hiked the loan limit to the 20 lakhs for per MSME. So there is this stark contrast. The limit starts with the 2.5 crore to the 500 crore. The quota is fixed. So for a MSME to seek liquidity, it has to compete with someone who is sitting on the 500 crores of the threshold. Obviously, someone is having more than 200 or 500 crores of the turnover. They must be having collaterals to bid for and good balance sheet, transactional history. So my question is,
this. If someone of 2.5 crore is competing with the 500 crore, obviously the chances of bigger player getting all is really very high in the practical scenario. So why this like stark critical gap on the policy front? देखिए ये जो एमएसएमई का आपने बताया, इसमें 3 सेक्टर्स हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। सो जो आपका जो प्रश्न जो है ना, ये जो है तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है और अलग अलग प्रोविज़न भी है। माइक्रो स्मॉल के लिए अलग प्रोविज़न है। और एक चीज़ और है कि जो अल्टीमेटली आज अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखें, हमने अमेरिका के साथ 38वें कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके पहले हम लोगों ने कोरिया और जापान के साथ पहले एग्रीमेंट किया था, बहुत साल पहले, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन उसका हमारे एमएसएमई सेक्टर को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, तब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। केवल डोमेस्टिक मार्केट तो ठीक है, उसको तो कैटर करने की बात है, बट उन्हें ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन, आज हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे जो छोटे छोटे ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट बन रहे हैं वह ग्लोबल मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो एमएसएमई को जो क्वालिटी और कंप्लायंस और इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, तो इनके लिए तीनों के लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और उनको धीरे धीरे ग्लोबल कंपटीशन के साथ भी एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, ताकि जो क्वालिटी है जो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स को वो पूरा करें, उसको मैच करें, ये चीज़ें। और एक बार अमिताभ कांत ने एक बार बोला था कि देयर शुड नॉट बी एन इंसेंटिव टू रिमेन स्मॉल। तो अल्टीमेटली इनको भी बढ़ाना है ना। जब हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट के साथ जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एमएसएमई का एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज भी क्रिएट किया है, प्लेटफॉर्म किया है, बीएससी ने भी किया है, एनएससी में भी किया है। तो सरकार के अलग अलग स्कीम्स भी हैं, उनको राइज भी करवाना है, उनको आगे एक्सपेंड भी करवाना है, इसलिए ये प्रोडक्ट है। बट क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो उनके लिए भी सरकार ने फंड को भी इंक्रीज किया है। तो ये दोनों तरीके से, कई लोगों से आप, मैं मीडियम लेवल की बात करता हूँ ना, मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जो आप कह रहे हो कि 250 से 500 के लेवल के टर्नओवर की कंपनी है, वो तो कहते हैं कि आप हमें लार्ज कंपनी के ये बाइफर्केशन मत रखो, बस 2 ही रखो, स्मॉल और जो वो माइक्रो एंड स्मॉल ही रखो। तो ये थोड़ा एक्सपेंशन सरकार इन चीज़ों को पॉलिसीज़ के लेवल पे करती है। और इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये तीनों इसमें कंबाइन है। हम लोग सोच रहे हैं, आगे चर्चा भी हो रही है कि एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को ट्रेडिंग कंपनीज को अलग कर दें, सर्विसेज को अलग कर दें और मैन्युफैक्चरिंग को अलग कर दें। तो तीनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट, तो जितना अलग अलग तरीके से सेक्टोरल लेवल पे अलग अलग करते हैं, पॉलिसीज को उनके साथ इंटरेक्ट करके उन चीज़ों को, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनको आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले सर तो धन्यवाद आपका, इतना बहुमूल्य समय आपने दिया और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए। सर आपने जैसा कि कहा कि अयोध्या और बनारस में जो सर प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े कल्चरल उसको बढ़ाने के लिए, तो सर क्या ग्राउंड लेवल पे जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं तो उनको इसका ग्राउंड लेवल पर लाभ मिल रहा है, या कि सिर्फ जो बड़े औद्योगिक घराने हैं सर वो बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर मतलब उसका पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं और उनको बहुत कम कैपिटल मिल रहा है? और सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा रखा सर, एआई और डिजिटल इकोनॉमी के सर इस फेज में हम सर ग्राउंड लेवल पर अपने कल्चरल इकोनॉमी को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं?
देखिए, मैंने आपको IIM की रिपोर्ट आप पढ़ लो जो अयोध्या पे उसने बनाई है। मैंने डेटा भी बताया था कि जो रेस्टोरेंट है अयोध्या में छोटे 200 से बढ़ के 2000 हो गए इसी थोड़े से पीरियड में। ई रिक्शा 500 थे, ई रिक्शा वो 17,000 ई रिक्शा हो गए। होम स्टे जीरो था, 1200 लोगों का होम स्टे का वहां पे शुरू हो गया है। तो देखो, रियल एस्टेट और बड़े प्रोजेक्ट में तो लार्ज इन्वेस्टमेंट आएगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, एयरपोर्ट बनना है, रोड्स बनने, रेलवेज बनने, वहाँ पे ये जो टूरिस्ट का वहाँ पे वो सरयू नदी में जो जो ट्रॉलर्स चल रहे हैं या वो चल रहे हैं, वो सब चीज़ों में तो लार्ज इन्वेस्टमेंट आता ही है। बट छोटे लोग भी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से उनकी अर्थव्यवस्था की बढ़ रही है। अभी एक उसने IIM की रिपोर्ट है कि 1 लाख नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे अयोध्या में क्रिएट हुए हैं ये मंदिर से। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें, अगर दक्षिण के कुछ लोग, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, चोला का थोड़ा आपने बात किया, चोला किंग राजा चोला का मैंने इतिहास थोड़ा सा पढ़ा है, देखा है। मैं अभी तमिलनाडु के इलेक्शन में भी काफी दिन रहा, फिर जाऊंगा। वहां पे मंदिर जो थे, जो टेम्पल्स थे, वो पूरी तरह से बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के सेंटर थे। गरीबों के लिए खाना देने, वहां पे खुला, मतलब जो भी किसी को भी खाना, वो मतलब फूड सिक्योरिटी की तरह भी अनाजों के भंडार भी रखते थे, वो खाने की अवेलेबिलिटी भी करते थे। वहां पे कम्युनिटी मीटिंग्स भी होती थी, श्रेणीज वगैरह थे, अलग अलग कैटेगरी के, व्यापारी वर्ग, फाइनेंसर वर्ग, जो आर्टिसंस हैं, ये सब के ट्रेनिंग सेंटर्स भी थे। उसके साथ उन्होंने जो सोशल फंक्शंस भी वहाँ पे होते थे, मैरिजेस वगैरह भी होते थे वहाँ पे। ये जो आर्ट एंड कल्चर के प्रिजर्वेशन के स्कूल, एकेडमिक्स, ये सब भी चलते थे। तो मंदिर जो थे, उन्होंने एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक सेंटर बनाया हुआ था, एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे। तो अयोध्या में राम मंदिर केवल मंदिर तो है ही, वो तो हमारे आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बहुत तरीके से प्रोपेल किया है। आप ऐसे CII की रिपोर्ट आप कुंभ पे देखोगे। अभी मध्य प्रदेश में वहां गया झबुआ, और वहां पे वो ट्राइबल कुंभ की बात कर रहे हैं। उज्जैन में कुंभ लगाने की बात कर, केरला में जो की पूरी तरह से कम्युनिज्म के ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहता है, वो केरला कुंभ की बात वहां पे ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। तो ये इकोनॉमिक कनेक्ट जब स्टैब्लिश होगा, अब मैंने आपको बताया कि वो आर्टिसन, अगर आप वो खिलौने बना रहा है या पार्ट बना रहा है, वो चीज़ों की अगर वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, उसको ग्लोबल मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उसकी वैल्यूएशन, उसको पैसा मिलेगा नहीं। वो तो 800 रुपये में कोल्हापुरी चप्पल बेचेगा, और एक मल्टीनेशनल कंपनी प्रादा 84,000 में चप्पल बेचेगी। तो इसी को जब अगर ई-कॉमर्स ONDC से हम कनेक्ट कर देंगे, ई-कॉमर्स की फैसिलिटी दे देंगे, तो वो एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति सीधा कहीं भी वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे। और इसलिए आपने जो दूसरी बात की AI और उसका, तो एक ऑटोमेशन पैराडॉक्स की भी मैंने बात बताई, फिर स्पिरिचुअल टेक के ऊपर भी डेवलपमेंट। तो AI के काउंटर जो चैलेंजेस हैं उनको बीट आउट करने के लिए डाइवर्सिटी और ये सब चीज़ें भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमें लिखना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए और रिसर्च भी करना चाहिए। और भारत के अल्टीमेटली, हम अगर डिफेंस में हम बहुत ग्लोबल लीडरशिप नहीं है, तो हम तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे अपने देश का जो कंटेंट, अगर मैं आज फाइनेंस का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के साथ ही अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हम प्रोपेल करके इकोनॉमिक अपनी एक्टिविटी को ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड में भारत की एक पहचान है। योग को हम 190 कंट्रीज तक ले गए, हमने उस तरह से कई चीज़ों को बढ़ावा दिया जिनको बढ़ा, आज इंडियन प्रोडक्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट की, आर्टिसंस की बहुत वैल्यू है इन तरह की। मैं कहा 10,000 GI टैगिंग के प्रोडक्ट 600 से 10,000 2 साल में हम कर देंगे, उनकी वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाएगी। तो वो उनके नेक्स्ट जनरेशन उसी एक्टिविटी में रहेंगे, नए नए लोग आएंगे कि वैल्यू तो यहाँ पे है। मेरा नाम गोपाल है, मैं PhD कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि इन
comparison to South Korea or Japan, how effectively has India leveraged culture for economic diplomacy? देखिए, मैंने बताया था ना, साउथ कोरिया और जापान से हमने एफटीए किया साइन, बट उसका हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेनिफिट क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं था, क्वालिटी कॉन्शियस नहीं था, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं था, कॉस्ट जो थी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं थी। आज हमारे देश में पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट ग्लोबल लेवल पे, जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी ग्लोबल, तो हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर वगैरह, ड्रामेटिकली ईज ऑफ लिविंग तो किया ही है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमने ड्रामेटिकली कम किया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो जीएसटी आया है, जो 8-8, 10-10 दिन में प्रोडक्ट यहाँ से जाते थे वो 2-3 दिन में चले जाते हैं, उनका टाइम कम हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है। अभी हम वेरियस डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, जो ये और ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर हब्स बना रहे हैं, ये मल्टी नोडल। आज एक मध्य प्रदेश में हम गए थे, मध्य प्रदेश सेंटर में, ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखो मध्य प्रदेश की सेंटर में, अब ईस्ट से कोई प्रोडक्ट को साउथ में जाना है, कोई को वेस्ट में जाना है, और उसका इंटरचेंज होना है, तो अगर मल्टी नोडल ट्रांसपोर्टेशन हब मध्य प्रदेश में बन जाता है, जिसमें रेल, रोडवेज और एयरवेज का वहाँ पे कनेक्टिविटी बन के इंटर एक्सचेंज बन जाता है, तो उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट वहाँ पे आएंगे, जिस प्रोडक्ट को जाना है दूसरे सेंटर्स में जाके, तो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। इस तरह के हमें इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को, कंप्लायंस कॉस्ट को, टैक्सेशन को ही देख लो आप। कॉरपोरेट टैक्स एक समय 30% था, उसको आज हम लोग 22 से 25% का कॉरपोरेट टैक्स कर दिया। इंडिविजुअल टैक्स को ड्रास्टिकली कम किया है। जीएसटी के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स एक समय 28 से 30% हर प्रोडक्ट पे लगता था, आज 11% का रेवेन्यू न्यूट्रल जीएसटी टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया। फंडिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैं तो देखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी रहा हूँ, कोलेटरल के रूप में एक और नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया कि जो एमएसएमई सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको कोलेटरल नहीं होता तो उसको डिजिटल एसेट्स को, मतलब उसके जीएसटी ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, ये जो डेटा है एमएसएमई सेक्टर का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, बैंकों को आरबीआई पुश कर रहा है, सरकार पुश कर रही है कि यूज दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कंसिडर देम एज ए क्रेडिट हिस्ट्री स्टैब्लिश करके डिजिटल एसेट्स को यूज करते हुए उनकी फाइनेंसिंग को, आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कोलेटरल के बजाय इन एक्टिविटीज के बेस पे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को स्टैब्लिश कर दो। तो ये सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं। अन्य किसी को कुछ पूछना हो, कोई बात रखनी हो? ये अपनी बात कहनी हो तो भी है ना। हाँ, तो वैसे मैं मेरा सोशल मीडिया पे वैसे मैं अच्छा एक्टिव हूँ। गोपाल के अग्रवाल करके मेरा ट्विटर हैंडल है, जिसमें अगर आप कनेक्ट भी करेंगे, कोई आपके सजेशंस भी होंगे तो, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरवेंशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार के लिए कोलेट करके, लोगों से बातचीत करके कोई पॉलिसी इंटरवेंशन अगर सजेशंस हैं पार्टी की तरफ से, तो उसको प्रयास करते हैं कि सरकार तक वो सही ढंग से पहुंच जाए पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सजेशन भी कर सकते हैं, इन लोगों के माध्यम से भी उसमें दे सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से भी दे सकते हैं। यूथ है तो इंस्टाग्राम तो रहेगा आपका। हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह। एडिशन या सजेशन सर आपने, क्योंकि लास्ट में ऐड किया ही था कमोडिफिकेशन और कमर्शियलाइजेशन का, सर जैसे जो भी इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स हैं
पहले सर उनको लगता था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उस तरीके से वैल्यूएबल नहीं है, तो वो उसका प्रोडक्शन भी उसी तरीके से करते थे। अभी चूंकि जीआई टैक्स मिल रहा है और उन्हें भी लग रहा है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, तो सर उनकी भी वैल्यूएशन बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं सर उसी की वजह से, जैसे आपने बताया कि इम्प्योरिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस रीजन से आता हूँ वहाँ काला नमक चावल, उसको रिसेंटली अभी जीआई टैग मिला। तो चूंकि उस रीजन में मैं हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि पहले काला नमक का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम था, लेकिन अब लोग काला नमक के नाम पे कई और चावल उसके साथ मिला डिमांड के लिए, हाँ, बढ़ा के और उसको सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर उसकी जो वैल्यूएशन हम बढ़ाने का जो हमारा मेन एजेंडा था कि उसकी वैल्यूएशन, उसकी क्वालिटी को हमें बढ़ाना है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से कॉमोडिफिकेशन की वजह से डिग्रेड हो रहा है। हाँ। फिर सर जैसे आपने बियर योगा के बारे में बताया, फिर सेम वो जो एस्ट्रोटॉक के बारे में आपने बताया कि एस्ट्रोटॉक हमारे इंस्टाग्राम्स वगैरह पे आता जाता रहता है। तो हम स्पिरिचुअल टेक की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और सर ये एस्ट्रोनॉमी हमारा सच में एंसेस्ट्रल सर मैं बोलूँ कि हेरिटेज है। हेरिटेज है सर। लेकिन कहीं ना कहीं एप्स के थ्रू सर मजाक का पात्र भी कहीं ना कहीं हम बन जाते हैं। तो सर वो चैलेंजेस हम लोग कैसे टैकल करें सर? देखिए, इसका तो रेगुलेशन ही एक तरीके से वो है, इसीलिए हमारे यहाँ पे ना समाज का रोल बहुत बड़ा माना गया था। इंस्टीट्यूशंस जो थे वो सामाजिक क्षेत्र के इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा, यानी आज आप देखो कोई चीज़ हमारे यहाँ पे जो पीयर ग्रुप प्रेशर है, फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो समाज के जो वैल्यू सिस्टम्स है, एथिक्स वैल्यू सिस्टम्स, इन सब का भी बड़ा महत्व है। वही चीज़ें भी वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें। एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसीलिए हमने चुनौती के रूप में भी रखा। ये नहीं है कि इसको फ्रीली आप कमोडिफाई कर दीजिए, कमर्शलाइज कर दीजिए, लेकिन उसको अगर वैल्यूएशन तो तभी है जब आप उसको क्वालिटी उसकी यूनिकनेस को प्रिजर्व करेंगे। तो ये सोशल जो साइंसेस के लोग हैं वो लोग इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करते हुए, चर्चा करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं इस विषय को। दोनों चीज़ों की बातें रखनी है ध्यान में। सर मेरा सवाल ये जो टूरिज्म के जो कॉरिडोर्स और उनसे होने वाली एनवायरमेंटल कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, जब मैं एनवायरमेंटल कॉम्प्लिकेशन कह रहा हूँ ये लेफ्ट का सेव द एनवायरमेंट वाले भाव नहीं, हाँ। एक उपासक होने के नाते और उस सेक्रेड ज्योग्राफी को लेकर, जैसे कामाख्या के कॉरिडोर में ये सवाल उठा, हाँ, कि वहाँ का जो पानी का स्रोत है वो, क्योंकि मैं तंत्र शास्त्र का छात्र भी हूँ और वो मेरा पीएचडी का विषय भी और उपासक भी हूँ, तो वहाँ का वो जो पानी का स्रोत है वो उस पूरी एग्जिस्टेंस की एक फंडामेंटल एस्पेक्ट में आती है। उस पर फिर शायद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फिर रोक लगा दी, अब रोक लगा दी। IIT उसमें स्टडी में इन्वॉल्व हो गई। सो हम देख रहे हैं कि कुछ जो पहले तीर्थ क्षेत्र होते थे उनको एक्सेस करना बड़ा मुश्किल होता था। इस कारण से उनकी जो पवित्रता थी वो थोड़ी आपके मतलब आपके ये जो आपने प्रस्ताव दिया उसमें वो इंक्लूडेड है। लेकिन बढ़ते हुए वहाँ का आज जो रीच बढ़ रहा है उस कारण से वहाँ, जैसे कि बनारस की बात हो गई, वहाँ पे गंगा की जो लेकर इश्यूज है, अभी हम अयोध्या की भी बात कर रहे हैं, और वहाँ से आने वाली जो भी इनफ्लक्स है पॉपुलेशन का, उसका असर जो सरयू पे दिखेगा। एट द सेम टाइम हम इकोनॉमी को और वहाँ की अपनी सेक्रेडनेस को, जो उसकी पवित्रता उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में इंटैक्ट है, वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को लेकर, जैसे केदार, इसको हम कैसे टैकल करें, ये प्रश्न। नहीं, आपने वो महत्वपूर्ण बात उठाई है, आपने भी वो बात को किया है, और मुझे लगता है कि ये अब आप जैसे चारों धाम के लिए रोड बनाने की बात थी अयोध्या में, तो फिर अब रोक दिया सरकार ने, तो इसीलिए इसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी भी, अब मान लो आज हम कह रहे हैं कि 11 करोड़ लोग 2024 में अयोध्या में आ गए, अब 50 करोड़ आएंगे तो वो तो किसी भी चीज़ की, तो वो एक तरीके से एक कैपेसिटी है जिसको बिल्ड करना है। आप देखो जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल अभी चल रहा है, अर्बनाइजेशन में क्यों आ रहे हैं लोग, स्लम्स क्यों बन रहे हैं? हमें ग्रोथ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रूरल एरियाज़ में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के साथ पुश करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र आज आप यहाँ के मतलब जो, मैं तो नोएडा में रहता हूँ, उधर के गांव वगैरह में, दादरी वगैरह से आगे जाते हैं, वहाँ पे मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो वो मतलब उनके पास कोई काम नहीं है,
कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं है, आर्टिसंस नहीं है, आर्टिसंस को पूरी वैल्यूएशन नहीं मिल रही, वो अपने धंधा, वो जो ट्रेडिशनल जो उनके जो स्किल्स हैं उसमें नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ रही है, तो फिर कैसे प्रिजर्व करोगे आप? दोनों तरह को बैलेंस, आपकी बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है कि हमें पैट्रोनेज केवल इसको प्रिजर्वेशन, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हमने कंजर्व करना है, उसकी कंजर्वेशंस को कैसे करें? आज वो कहें कि भाई एनजीओ, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं आर्ट म्यूजिक इस क्षेत्र में जो एनजीओज वगैरह काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उनके पास 20% की भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो क्या सरकार ही इन सबको प्रिजर्व करेगी? क्या हम म्यूजियम्स में ही प्रिजर्व करेंगे? हमें तो उनको जीवन का एक हिस्सा बनाना है। तो जो आप टूरिज्म की जो प्रॉब्लम बता रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है, इसलिए उसको, उसके डेवलपमेंट को तो हर चीज में ही है, पेड़ काट के आप मतलब सड़कें भी बना रहे हो, तो ये उसको टूरिज्म का एक अलग है। और कल्चरल इकोनॉमी तो एक बहुत बड़ा, उसका एक टूरिज्म एक बहुत छोटा मतलब है, बड़ा उसका 60% ऑफ द हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो रिलीजियस टूरिज्म पे ही है। हमारे देश का जो टूरिज्म का सेक्टर है उसमें 60% रिलीजियस टूरिज्म है। उसीलिए प्रसाद भी बना रहे हैं, हेरिटेज, आइकॉनिक हेरिटेज साइट है। अभी आप कोणार्क वगैरह में गए होंगे, कई जगह हो गया, वहाँ पे टूरिस्ट गाइड नहीं है, वो कुछ भी उल्टी सीधी बातें पढ़ा के आपको वो पूरे कल्चर को, मतलब अपने पूरे इतिहास को ही वो मतलब डिसोरिएंट कर देते हैं। तो टूरिस्ट गाइड के लिए सरकार ने कहा कि टूरिस्ट गाइड है, और वहाँ पे जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, लोग गंदा कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, मतलब टूरिज्म एक फैक्टर है, उसके चैलेंज अलग हैं। आर्टिसंस के आर्ट के इनके चैलेंजेस और चुनौतियाँ, इनकी एक्टिविटीज़ का मार्केट एक्सेस चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कनेक्ट करने चाहिए, और फिर उसका कमोडिफिकेशन और उसका कमर्शलाइजेशन का चैलेंज को भी रोकना चाहिए। तो इसलिए अब जेएनयू जैसा एक सेंटर जहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हैं, जो चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करके मतलब इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, और सरकार की पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जो चैलेंज है, चुनौतियों को इनकॉर्पोरेट करने का काम कर सकते हैं। दोनों का बैलेंस करना, ना एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम्स पे हम नहीं जा सकते। अगर प्रोडक्ट की हमने, जैसे आपने कहा, डिग्रेडेड कर दिया उसको, ब्लैक काला चावल हमने बासमती को किस तरह से वो कर दिया, तो फिर तो वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वैल्यू भी क्रिएट करनी है और वो उसको आउटरीच भी बनाना उसका। नमस्ते सर, मेरा नाम कृष्णकांत द्विवेदी है। अभी सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आप बताएं कि जो पहले के मंदिर होते थे वो एक आस्था का केंद्र तो होते ही थे, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर भी वहीं से प्रोड्यूस होता था, वहीं पे और विभिन्न तरह की एक्टिविटीज भी होती थी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो मंदिर प्राइमरली आस्था का केंद्र ना रह के थोड़ा उससे डेविएट हो रहा है और ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादातर फोकस हो रहा है। तो इस चैलेंज से कैसे हमारा, क्योंकि ये एक मतलब अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सिविलाइजेशनल उस एस्पेक्ट में है कि एक सिविलाइजेशन किस प्रकार से पहले पूरी तरह से फली फूली और एक प्रकार से अब बहुत तरह सीमित हो जा रही है, तो इस चैलेंज से कैसे हम टैकल करेंगे? नहीं, देखिए, तमिलनाडु की मैं बात को, चोला एम्पायर की मैंने बात की, राजेंद्र चोला जी ने सब उस वक्त पूरा ग्रोथ किया था, वो बड़े प्रॉस्परस स्टेट्स थे। उन्होंने एक मॉडल लिया था टेम्पल के अराउंड। आज लेकिन 1 लाख मंदिर हैं तमिलनाडु में अकेले, उनके कई मंदिरों की हालत बहुत ख़राब है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से कि जो टेम्पल्स हैं और उन जो मंदिर हैं तमिलनाडु के, वहीं के लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ, वो लीडर तो वो लीड वही कर रहे हैं कि उनकी रिवाइवल हो जाए, उनकी वहाँ पे एक कमेटी बन जाए, वो मंदिरों के रख रखाव बुरा ख़राब हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आज के समय में मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, अब आरबीआई, टेम्पल आरबीआई, बैंकिंग उस समय थे, मंदिर बैंकिंग की एक्टिविटी करते थे, लेकिन आरबीआई की जगह तो नहीं ले सकते, बैंकों की जगह भी नहीं ले सकते।
मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग पूरी अहमियत के साथ चलते हैं। सेबी है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेटर है, तो हमें तो उस तरह से दोनों ही चीज़ों को, मॉडर्न लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, जो अगर केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, केवल नहीं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी तो आवश्यक है। तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को, उनको भी ध्यान में रखना है, उनके डेवलपमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, इन सब को भी साथ में लेके चलना है। और दूसरा जो हमारा एक मॉडल था टेम्पल इकोनॉमी का, जो भी कई लोग कहते हैं, तो उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो सब ये बेसिकली तो लाइफ में बैलेंस है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूं, केवल शरीर ही बनाने में लग जाऊं, तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैं केवल 24 घंटे पढ़ने में ही लग जाऊं और हेल्थ को ध्यान ही नहीं दूं, तो हमें रिलीजियस स्पिरिचुअलिज्म का हमारे जीवन में, अब सुसाइड रेट अमेरिका में इतने ज़्यादा बढ़े, तो स्पिरिचुअलिज्म का भी बहुत महत्व है, उनकी एक्सेस भी चाहिए। अब हर आदमी तो केदारनाथ जाके तपस्या कर नहीं सकता या पूजा नहीं कर सकता उज्जैन में, तो उन लोगों को एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेस भी देना, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना। तो आज